हेलो दोस्तों। फिर से थोड़ा सा टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम अपन ने बात किया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर इन इंडिया। और हमने इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंसेस है वो भी आपने सुन रखे थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि सीएमए इंटर में अपने पास ग्रुप वन ग्रुप टू में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो पहले मैं ग्रुप वन का थोड़ा पढ़ाता हूँ फिर ग्रुप टू का पढ़ाऊंगा। तो उसके हिसाब से पेपर 5 की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स का पार्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसमें अपने को AS 1 2 7 9 10 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो जो रेलेवेंट है अपने लिए कि भाई जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उन चीज़ों को ज़्यादा कवर करूंगा। बाकी जो चीज़ें रेलेवेंट नहीं लगेंगी वो मैं इग्नोर कर दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई दिस इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग चालू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। अच्छा, एनी गेस व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन? AS 1 क्या है? कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो इंडेक्स से शुरू होती है, तो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू AS 1 से हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या चीज़ है मालूम है? दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आपको याद होगा तो एएस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स, रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर। तो उसमें से डिस्क्लोजर एस्पेक्ट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है। मतलब यहां पर हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं सीखेंगे, यहां पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे, यहां पर सिर्फ हम ये सीखेंगे क्या चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, शॉर्टकट में AP बोल सकते हैं। सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब सबसे छोटी सी बात करूंगा, डिस्क्लोजर जो होता है ये होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर आपको याद हो तो फाइनल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखता है, शेड्यूल्स बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, तो डिस्क्लोजर कहाँ करते हैं? तो नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका डिस्क्लोजर करना है? सो दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। नाउ अकाउंटिंग पॉलिसीज, पहली चीज AS 1। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा AS 1 टॉक्स अबाउट व्हाट, तो बोलने का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो पहली चीज हम बात करेंगे व्हाट इज AP। व्हाट इज AP? व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज? पॉलिसीज मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सिंपल मैं बात करूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन, बट लेट मी राइट अ बेटर वर्ड। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, ये वाले। बेसिकली बोलूं तो रूल्स एंड रेगुलेशन। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जब भी आप अकाउंटिंग करने बैठोगे, जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने बैठोगे, तो ऐसा होता ही है कि दुनिया भर के अजम्पशंस लगाते हो, दुनिया भर की पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन करते हो। कोई भी चीज करो बिना रूल्स के नहीं होती। तो ऐसे अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं और टेक्निकली उसको अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये जो वर्ड है, इट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। नॉट ओनली दिस मच, बट ऑल्सो मेथड्स adopted in applying above principles, above principles in preparation of financial statement, in preparation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसमें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप ले रहे हो, सो दिस इज वन पार्ट, एंड जो भी मेथड्स आप यूज कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। जैसे क्या हम लोग डेप्रीसिएशन एज ए एक्सपेंस लेते हैं? तो दिस इज वी डू टेक। तो डेप्रीसिएशन इज वन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अकाउंटिंग करते वक्त डेप्रीसिएशन शुड बी देयर। हाउ विल यू कैलकुलेट दैट डेप्रीसिएशन? दैट मेथड इज, यू नो दैट, WDV मेथड से कर सकते हैं, SLM मेथड से कर सकते हैं। सो दिस डेप्रीसिएशन एंड WDV SLM आर अकाउंटिंग पॉलिसीज। You better give me another example. This is my example number 1, right? Let's try for example number 2, guys. Do we calculate the cost of stock? Yes or no?
तो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट वी मस्ट कैलकुलेट आर स्टॉक का वैल्यू, वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ आर स्टॉक, राइट। हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक? तो जो वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग करते हैं फीफो या हम लोग वेटेड एवरेज, ऐसे हम लोग मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आपको ये बताते हैं कि दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज का थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया आपको। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन जो हम लोग प्रिपरेशन करते वक्त यूज करते हैं, उसको हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल सकते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, what is accounting policies and what are the different areas where different accounting policies used? क्वेश्चन में रिपीट करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसका आंसर मैंने ऊपर दिया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे विल आस्क यू एरियाज वेयर डिफरेंट accounting policies used by different entities, मतलब अलग अलग कंपनीज अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करती हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर आपने क्या देना है? सबसे पहली चीज व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके बारे में बता दीजिए आप। सेकंड बताइए जो एरियाज हैं कहां पर ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होता है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज देखो, हमको तो पता चल गया होगा डेप्रिसिएशन में होता है, और कहां होता है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में होता है, ये तो एग्जांपल में ही था मेरे। थर्ड, हम जब भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन उसमें होता है, क्योंकि रेट्स अलग अलग होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स अलग होते हैं, कोई कोई एवरेज रेट ले लेता है, कोई कोई क्लोजिंग रेट लेता है, कोई फेयर वैल्यू लेता है, मतलब अलग अलग होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में होता है। फोर्थ, जब हम लोग इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यूएशन करते हैं तब होता है। सो लेट मी राइट वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन कर सकती है, पॉसिबिलिटीज देयर। फिफ्थ, हम जब वैल्यूएशन करते हैं फिक्स असेट का, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, क्या क्या उसमें लेना है, क्या क्या इग्नोर करना है, तो इस तरीके से, मतलब कुछ थोड़ा कॉमन जैसा लग रहा है। देखो डेप्रिसिएशन है, स्टॉक है, फॉरेन ट्रांजैक्शंस है, इंटेंजिबल असेट्स है, फिक्स असेट्स है, ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट्स, सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो उसके हिसाब से उसके वैल्यूएशन पे क्या होता है, फर्क पड़ जाता है। सो दिस इज देयर। सेवेंथ, जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए मैंने वहां पर लिख दिया। और एक चीज, एक्चुअली इतना बहुत है आपके लिए, बट फिर भी एक और वर्ड डाल देते हैं अपन, 8 डाल देते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अब मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इन सभी के लिए ना अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना हुआ है, ताकि लोगों को एक आइडिया रहे कि भाई कौन से रूल्स अपने यूज करने। तो यहां पर जो मैंने क्वेश्चन आंसर किया है, आई हैव आंसर्ड सिंपल क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी यूज। तो स्टॉक, if I have to yellow them again, investment, construction contract, employee benefits, तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है। इसके लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दूं, बट डिफिकल्टी ये हो जाएगी कि अगर मैं लिखूंगा तो आपका फोकस थोड़ा सा हिल जाएगा। सो लेट मी नॉट राइट इट, just this question. So what was the question? What is accounting policies and what are the areas different accounting policies used by different entities? ये एक क्वेश्चन एग्जाम के एंगल से, ठीक है। नाउ अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, कि what are the factors one should consider when they select the rules? Factors for selection of
एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे मेरे पास मेथड है स्टॉक वैल्यूएशन के दो, आई कैन आइदर गो फॉर फीफो और आई कैन यूज अ वेटेड एवरेज। तो विच वन शुड आई यूज। जैसे डेप्रीसिएशन में अपने पास एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड है, तो कौन सा मेथड मेरे कंपनी के लिए सूटेबल है, वो मैं कैसे डिसाइड करूं, क्या फैक्टर्स मैं मेरे दिमाग में रखूं, ये डिसाइड करने वाला। तो वो फैक्टर्स की बात करें यहां पे, तो आंसर कुछ इस तरीके से है दोस्तों। देर आर टू फैक्टर्स which are used for deciding the appropriate accounting policies. First is called primary factor. बताओ दूसरा कौन सा होएगा, प्राइमरी फैक्टर। एंड देन सेकंड इज, सेकेंडरी नहीं बोल रहा हूं मैं, एडिशनल फैक्टर्स। मतलब प्राइमरी से काम नहीं बनेगा तो वी हैव टू यूज एडिशनल फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स क्या है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लुक फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ट्रू एंड फेयर व्यू एक ऐसा वर्ड है ना जो पूरे अकाउंटिंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तरीके से यूज होता है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप ऐसे अकाउंटिंग करो, ऐसे प्रेजेंट करो, इट शुड रिफ्लेक्ट अ प्रॉपर अकाउंटिंग पिक्चर। सो इट शुड बी ट्रूथफुल एंड इट शुड बी फेयर, मतलब फेयर इनफ, कंप्लीट। अब क्या होता है, दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो अगर आपको चॉइस दी जाए तो विच वन यू शुड सेलेक्ट, तो आप ऐसे वाले सेलेक्ट करो जो बेस्ट है, जो आपकी कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट है, जो आपकी कंपनी का ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर वन मस्ट कंसिडर, ट्रू एंड फेयर व्यू इट शुड रिप्रेजेंट, वैसे अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो। उसके अलावा जो एडिशनल फैक्टर्स हैं, come to the additional factor, do not write, just listen to me very carefully। उसमें है, सबसे पहला है प्रूडेंस, दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड तीसरा है मटीरियलिटी। लुक एट दीज फैक्टर्स क्विकली। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी। प्रूडेंस को और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अब ये चीजों को ध्यान देंगे और समझने का कोशिश करेंगे। these are वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल, बट समझेगा तो फट से समझ जाएगा। प्रूडेंस क्या चीज होता है, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज प्रूडेंट डिसीजन लेते हैं तो हमें हमेशा ऐसे सोचना है जैसे नेगेटिव अप्रोच से सोचिए हमेशा। जैसे अभी हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं, क्या हम लोग एग्जाम लिख के पास हो जाएंगे, ये तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन होता ही है, लेकिन हमको डर भी होता है फेल होने का। तो अगर हमें ज्यादा डर लग रहा है कि ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, वो फैक्टर बताइए। तो ज्यादातर कैसा होता है, अगर हमने कोई भी एग्जाम, कितना भी तुर्रम खान रहेगा बंदा ना, तो जब एग्जाम देने जाता है तो थोड़ा डरता है। तो ये होता है एक्चुअली प्रूडेंस, डर, डर मतलब नेगेटिविटी। अब कैसा होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो विच फैक्टर यू शुड टेक फर्स्ट, क्या आपको प्रॉफिट का खुशी होना चाहिए या लॉस का गम होना चाहिए। तो ऐसे अगर बात करोगे तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि बॉस, अगर मान लीजिए मुझे लॉस हो जाए तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, तो वो प्रिकॉशन आप लेके काम करिए। तो अकाउंटिंग करते वक्त जितने भी लॉसेस हुए हैं और होने वाले हैं, सब चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना चाहिए। और जितने भी गेन हो चुके हैं वो लिखो, लेकिन जो होने वाले हैं उसको इग्नोर करो। सो दिस इज टॉक्स अबाउट द प्रूडेंस। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो जिससे होने वाले लॉसेस भी रिकॉग्नाइज हो जाए, यह आपका एजेंडा होना चाहिए। तो कमिंग टू हियर, प्रूडेंस का सिंपल मतलब क्या है, प्रूडेंस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब बुक्स में ऑल पॉसिबल लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, वेयर एज ऑल पॉसिबल गेन्स
मतलब होने वाले जो फायदे हैं, टू बी रिकग्नाइज्ड ओनली ऑन रियलाइजेशन बेसिस। मैंने जानबूझ के टेक्निकल टर्म्स लिखा है ताकि आपको आदत हो जाए उसकी। सबसे पहली चीज, पॉसिबल लॉसेस, लॉस हुए नहीं है, होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद हो तो RDD इज अ पॉसिबल बैड डेट्स, जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हो। इसलिए लिखते हो बिकॉज आप प्रूडेंस फॉलो करते हो। तो प्रूडेंस बोलता है जितने भी लॉसेस आपको लग रहे हैं होने वाले हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दो। लेकिन जितने भी गेन्स आपको लग रहे हैं कि होने वाले हैं उसको तभी लिखो जब वो क्या हो जाएगा, आपको एक्चुअली रियलाइज होगा। मतलब आपने लॉटरी खरीद ली, अगर आपको लॉटरी लग गई तो आपको वो गेन दिखाना है, तो तब तक वो गेन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पूरे अकाउंटिंग वर्ल्ड में जो भी अकाउंटिंग किया जाएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना लॉसेस रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, गेन नहीं रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं अंडरस्टैंडिंग के एंगल से। आपको अगर याद होगा तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मान लो मेरा कॉस्ट 100 रुपया है, मार्केट वैल्यू 150 रुपया है, तो बताओ मैं दोनों में से कौन सा लूंगा? विच एवर इज लोअर मतलब मैं लूंगा कॉस्ट, मतलब मैंने 100 रुपीज लिया। तुमको ऐसा फील हुआ क्या कि मैंने 50 रुपीज का गेन इग्नोर कर दिया क्योंकि मार्केट वैल्यू 150 रुपीज है, मैं मार्केट वैल्यू पे बेचने वाला हूं स्टॉक को, मुझे 50 रुपीज का गेन होने वाला, फिर भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 रुपीज लिखूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा कि 50 रुपीज का मुझे गेन होने वाला है। मतलब हमने पॉसिबल गेन को इग्नोर कर दिया। टेक अनदर एग्जाम्पल, माई कॉस्ट इज 100 वेयर एज माई मार्केट वैल्यू इज 80। अब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा 80, मतलब जो चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी है, जस्ट बिकॉज उसका मार्केट वैल्यू 80 रुपीज हो गया, मैं 20 रुपए का लॉस बुक करूंगा। आई विल बुक 20 रुपीज का लॉस। तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है ये लॉस हुआ नहीं है? जब मैं स्टॉक को बेचूंगा तब मैं 80 रुपीज का बेचूंगा तो वो लॉस मुझे तब होगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे पता है कि लॉस होगा तो मैं उस लॉस को लिखूंगा। तो यहां पर मैं पॉसिबल लॉस ऑफ 20 रुपीज गोइंग टू राइट। तो तुमको ऐसा फील हो रहा है क्या मैंने प्रूडेंस फॉलो किया है कि होने वाले लॉस को दिखा रहा हूं, होने वाले गेन को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि अभी तक वो प्रोडक्ट बिका नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, क्लोजिंग स्टॉक में हम यूज करते हैं। गाइज दिस एग्जाम्पल इज जस्ट एग्जाम्पल, प्रूडेंस इज यूज्ड इन एंटायर अकाउंटिंग वर्ल्ड, इसलिए इट इज वन ऑफ द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये भेजे में उतरा तुम्हारे। नाउ कम टू द सेकेंड। नाउ व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? सब्सटेंस का मतलब होता है रियलिटी, फॉर्म का मतलब होता है लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्मेलिटी। अब क्या होता है देखो, बहुत बार ऐसा होगा, इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि जो भी इकोनॉमिक रियलिटी है, इकोनॉमिक रियलिटी को जब हम कंपेयर करेंगे लीगल फॉर्म से, सब्सटेंस मतलब इकोनॉमिक रियलिटी एंड लीगल फॉर्म इज फॉर्म, तो इन दोनों में से जीतेगा कौन? तो हमेशा याद रखना रियलिटी जीतनी चाहिए। लीगली वो चीज कैसे होगी, क्या होगी, प्रोसीजर एस्पेक्ट साइड में, हम फोकस करेंगे लीगल इकोनॉमिक रियलिटी पे, ना कि लीगल फॉर्म पे। इसका एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको अगर याद हो, मान लेते हैं ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, इसने इससे कोई असेट खरीदा ऑन हायर परचेज पर। चलो अब मुझे सोच के बताओ इस असेट का ओनर कौन है, हु इज द ओनर ऑफ दिस असेट? अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कोई असेट को हायर परचेज पे खरीदा है तो लॉजिकली अगर आपको पता हो तो हायर परचेज में जब तक ए बी को सारे इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता तब तक ओनरशिप रहेगा किसके पास बोलो? बी के पास रहेगा। यस और नो? हाँ,
ए कैन यूज द एसेट जैसा उसको चाहिए। अगर मैं टेलीविजन हायर परचेज पे खरीद के लाता हूं तो आई कैन यूज माई टेलीविजन जहां मुझे लगाना है, जैसे मुझे यूज करना है, मेरी मर्जी। लेकिन मेरे पास ओनरशिप नहीं है। तो इन लीगल फॉर्मेट की बात करूं, लीगली यू आर नॉट द ओनर, बट एक्चुअली बात करूं तो ओनर आप ही हो, बिकॉज असेट तो आप ही यूज कर रहे हो। तो सोच के बताओ डेप्रीसिएशन या किसके बैलेंस शीट में ये असेट लिखा जाएगा, ए के या बी के? अगर आपका आंसर ऐसा आता है कि सर बी के बुक्स में लिखो बिकॉज ओनर वो है, तो आपने आंसर दिया रॉन्ग, क्योंकि आपने इज्जत दी लीगल फॉर्म को, जबकि इज्जत देनी है इकोनॉमिक रियलिटी को। रियलिटी में वो असेट यूज कर रहा है ए, वही डिसाइड कर रहा है कब चालू करना है, कब बंद करना है, और कैसे कैसे असेट को यूज करना है। उस असेट से जो बेनिफिट्स भी हैं वो मिल रहा है ए को। तो डेप्रीसिएशन और वो असेट किसके बुक्स में आएगा? ए की बुक्स में आएगा। तो दिस विल बी असेट इन ए की बुक्स में, एंड डेप्रीसिएशन भी ए ही लेगा, ना कि बी। ये जो प्रिंसिपल आपने यूज किया, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब इकोनॉमिक रियलिटी को ज्यादा इज्जत दी गई देन लीगल फॉर्मेट। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो और ऐसी कुछ चीजें आमने सामने आ जाए जहां पर लीगल फॉर्मेट दिख रहा है और रियलिटी में कुछ और पिक्चर है, तो आपको रियलिटी को ज्यादा ध्यान देना है, ना कि लीगल फॉर्मेट को। दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। I hope you are understanding what I'm trying to explain. Now, come to the next one. Next one is my materiality. अब materiality क्या होता है सर? देखो, ऐसे बोला जाएगा तो सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं दे शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली। यस, वेरी ट्रू। बट ये कहता है कि जो भी सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, significant, let me write, information should be disclosed separately। अब याद रखना सिग्निफिकेंट क्या होता है सर? आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, जिससे आपके डिसीजन में चेंजेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं, चलो बताओ, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने 1,000 रुपए का सेल्स नहीं लिखा, he forgot to write, is it significant? सर 1,000 रुपया तो बड़ा अमाउंट होता है सर, सिग्निफिकेंट। अगर मैं आपको कहूं इसका सेल्स क्रोर्स में जाता है, तो करोड़ रुपीस के सामने 1,000 रुपीज इज नथिंग, सो इट रियली डज नॉट मैटर अ लॉट। और एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज में आप देखो तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलिनियस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। अब आप छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज करने नहीं बैठोगे। जैसे टेक अनदर एग्जांपल, मान लेते हैं ए लिमिटेड ने एक मोबाइल खरीदा। ए लिमिटेड बॉट वन मोबाइल फोन ऑफ 2,000 रुपीज। तो बताओ क्या ये असेट है? क्या इस असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाना चाहिए ऑन अ बैलेंस शीट साइड पे? तो आंसर इज यस, दिस इज असेट, इट शुड बी रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में लिखा जाना चाहिए एज अ असेट। वेरी ट्रू, परफेक्ट है। बट अगर मैं आपको कहूं इस कंपनी के जो असेट्स हैं वो 100 करोड़ के हैं। अब 100 करोड़ के असेट में आप 2,000 रुपए का मोबाइल फोन कहीं लिखोगे, तुमको नहीं लग रहा है दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्चुअली रेलेवेंट? तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिटन इन अ बैलेंस शीट, इज डायरेक्टली रिटन इनटू P&L अकाउंट एज अ एक्सपेंस। इवन दो इट इज असेट, इट शुड बी रिटन इन अ बैलेंस शीट, बट आपने इसको P&L में एज एक्सपेंस दिखा दिया, तो क्या प्रॉफिट में बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा? तो क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर, इसी ए लिमिटेड ने मान लेते हैं एक फाइन भरा, पेनल्टी ऑफ से 10,000 रुपीज। अब ये 10,000 रुपीज जो देख रहे हैं, इट इज अ पेनल्टी, सो पेनल्टी बिकम्स सिग्निफिकेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। बिकॉज क्या होता है, पेनल्टी आपने भरी बिकॉज देर इज सम वायलेशन,
अब कोई भी वायलेशन आप करते हो, कोई भी रूल्स तोड़ते हो, तो भाई वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, अमाउंट नहीं देखा जाता। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10,000, या फिर अगर मान लो 10,000 की जगह मैं 1,000 रुपए लिख देता हूं, नाउ दिस लुक्स वेरी स्मॉल अमाउंट, यस, बट दिस विल बी सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करिए। अब आ जाइए वापस से, चलो सोच के बताओ, वेन एवर आई वॉन्ट टू सेलेक्ट एनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हाट आर द फैक्टर्स जो मेरे दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, दो ही फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर की हर एक चीज ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। एडिशनल फैक्टर में मैंने आपको बताया प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या समझाने का ट्राई किया। दिस इज दिस एंड दिस आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी पूरे अकाउंटिंग वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी सीखने वाले रहोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द वे आई हैव रिटन, यू कैन राइट दिस सेम वे वेन एवर यू विल रीड थिंग्स, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कैसे दिया हुआ है, इस तरीके से जाना है। सो हमने और एक थोड़ा कदम बढ़ाया और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको रुका के लिख लीजिए आप, यहां पे दिखा देता हूं, ओके। डन, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हेलो सड़ू लोग, सुनो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चालू किया। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स अडॉप्टेड इन अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स, उसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, एसएलएम, ये सब। फिर हमने देखा एरियाज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज इन डिफरेंट एंटिटीज। फिर हमने देखा व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड व्हेन यू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, उसमें 2 थे, प्राइमरी, एडिशनल। एडिशनल में 3 है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन लिखने से पहले चलो लिख देता हूं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. They will ask in exam this question. Now, सबसे पहली चीज फंडामेंटल मतलब क्या, फंडामेंटल का सिंपल मतलब होता है बेसिक, एकदम बेसिक चीज। अजम्पशन मतलब अपने को समझ में आता है। अब एक चीज समझो दोस्तों, कभी भी आप अकाउंटिंग करोगे ना, आप दुनिया भर के अजम्पशंस लेते हो। जैसे भी मान लो कोई एसेट खरीद के लाया मैंने, क्या मैं भगवान हूं, मैं जानता हूं वो एसेट कितना साल मेरे साथ रहेगा? नहीं बोल सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा, ये नेक्स्ट मोमेंट मेरे साथ क्या होगा वो नहीं पता। बट वी हैव टू अस्यूम कि बिजनेस विल बी देयर, असेट विल बी देयर, उसके हिसाब से उस लॉस को धीरे धीरे मैं बुक्स में लिखूंगा। बोलने का मतलब ये है कि हम दुनिया भर के अजम्पशंस पर अकाउंटिंग करते हैं। तो याद रखना, वेरियस अजम्पशंस आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग, और लेट मी राइट अकाउंटिंग क्या होता है यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखा बताओ, वेरियस assumptions आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते वक्त हम दुनिया भर के assumptions लेते हैं, ओके। ऑब्वियस सी बात है, वो assumption मन माना नहीं रहता है, उसी assumptions को हम लोग रूल्स बोलते हैं, उसी को अकाउंटिंग पॉलिसी का नाम दिया गया है। अब जो assumptions आप लेते हो उसमें कुछ ऐसे assumptions होते हैं जो आपको अंडरस्टूड है कि ऐसे ही करना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ assumptions. One is called fundamental accounting assumptions. फंडामेंटल मतलब बेसिक है, अंडरस्टूड है वैसा। एंड देर आर अदर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल, मतलब बेसिक है। अब इनको बेसिक अजम्पशन इसलिए बोला गया है कि जब भी आपने अकाउंटिंग किया, अज्यूम्ड है कि आपने ये तीनों फॉलो किया होगा, मतलब ये जो भी फंडामेंटल्स हैं ये आपने फॉलो किया ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है।
मतलब इसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है. इट इज अज्यूम्ड दैट यू हैव फॉलोड इट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ये अज्यूम्ड है कि आपने ये फॉलो किया ही होगा. हेंस ऑप्स हेंस नो नीड टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अपने को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. यू नो नीड टू डिस्क्लोज. अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बट वो बात की बात है. ठीक है. अदर्स का ऐसा है, इफ इट इज सिग्निफिकेंट डिस्क्लोज इट इन नोट्स टू अकाउंट्स. उसका मतलब ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अगर सिग्निफिकेंट है तो, सिग्निफिकेंट नहीं है तो मत करो. एंड इफ यू हैव नॉट फॉलोड, देन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इफ नॉट फॉलोड लिख दो यहां पे. देख मैं बोल रहा हूं इफ नॉट फॉलोड तब, अदरवाइज तो अज्यूम्ड है. अब ऐसे कौन से अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions which are assumed to have been followed. देखो ध्यान दो, ऐसे तीन ही है बेटा जो अज्यूम्ड है कि आपने फॉलो किया रहेगा. सबसे पहला चीज है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. मतलब ये मान के चलेंगे कि बिजनेस इज फॉरएवर. मतलब बिजनेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट लाइफ है. इसका क्या मतलब है सर? देख भैया, तू अकाउंटिंग करता है, जब तू असेट बोलता है, जब तू लायबिलिटी बोलता है, तो वो तो नेक्स्ट ईयर जाएगा. तुझे पता है क्या नेक्स्ट ईयर बिजनेस रहेगा या 2-4 साल बिजनेस रहेगा? जैसे मैंने असेट्स में लिख दिया कि असेट 10 साल में यूज करूंगा. तुझे मालूम है कि 10 साल बिजनेस भी रहेगा कि नहीं? तो एक अजम्पशन होता है कि बिजनेस 10 साल से ज्यादा रहेगा, इसलिए असेट में 10 साल के लिए रखा है. तो जो अजम्पशन आप लेते हो, हम अजम्पशन ये लेते हैं कि बिजनेस इज ऑलवेज देयर फॉर एवर. दैट्स वाई यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज इट, क्योंकि वो अज्यूम्ड है कि बिजनेस इज देयर, उसके हिसाब से अकाउंटिंग हुई है. तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन. हाँ, अगर मान लो गलती से बिजनेस में कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि बिजनेस बंद पड़ गया और हम लोग बिजनेस बंद करने वाले हैं, देन अकाउंटिंग विल चेंज. क्या चेंज होगा वो नहीं बोल रहा हूं, चेंजेस हो जाएंगे. मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन विल फेल. सेकेंड में जो अजम्पशन ले रहा हूं इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इसका मतलब ये होता है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या रूल्स आपने लास्ट ईयर फॉलो किए थे वही आपने इस साल भी फॉलो किए हैं. बोलने की जरूरत नहीं है, अज्यूम्ड है कि आपने सेम फॉलो किया है. दैट मीन्स ईयर आफ्टर ईयर सेम accounting policy is used. That means you have been consistent in following the same rule year after year. If you change the rule, then you have to disclose. Example, अगर मैं पहले SLM फॉलो कर रहा था और अभी सडनली मैंने WDV कर दिया, तो ये चेंज आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक करता है. पहले मैं FIFO फॉलो करता था, अगर मैंने ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, एक सेकेंड, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, अगर मैं पहले फीफो कर रहा था तो इस साल भी अज्यूम्ड है कि मैं फीफो करूंगा एंड थर्ड ईयर भी मैं फीफो करूंगा. तो मैं अगर सेम फॉलो कर रहा हूं तो मुझे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. अगर इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं.
अगर आप ऐसा करते हो विच इज नॉट अलाउड, फीफो कर रहे हो, मन में आया तो आपने वेटेड एवरेज कर दिया, फिर मन में आया तो फीफो कर दिया, दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज अ ब्रेकिंग कंसिस्टेंसी, चेंजिंग द रूल ईयर आफ्टर ईयर, नॉट अलाउड. बट सर अगर करना है तो डिस्क्लोज करो कि आपने चेंज कर दिया रूल, बिकॉज उससे प्रॉफिट को फर्क पड़ता है. दिस इज द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी. अपने को सिर्फ समझ के लेना है कि कौन सा रूल क्या है. लास्ट इज अक्रूवल. अक्रूवल को हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं. ओके. अब क्या होता है, हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि सेल करने के बाद पैसा मिला कि नहीं मिला. हम लोग सेल मतलब इनकम, हम ऐसे जाते हैं. पैसा मिलता है, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर. तो याद रखना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जब हम बात करते हैं तो याद रखो, अकाउंटिंग दो मेथड से की जाती है. वन इज कैश सिस्टम, अनदर वन इज अक्रूवल. यहां से आपको समझ में आएगा व्हाट इज अक्रूवल. अब इनकम जो होता है, इनकम वर्ड, कैश सिस्टम में जब भी कैश रिसीव्ड होगा ना, तब इनकम माना जाता है. सर तो अक्रूवल में ऐसा नहीं होता है क्या? हाँ, नहीं होता है. कैश जब रिसीव्ड होगा तो इनकम माना जाएगा अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो यहां पर कैश रिसीव्ड, यहां पर ऐसा नहीं है. इनकम तब मानी जाती है व्हेन इट इज अर्नड. रिसीव्ड और नॉट, वो इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है. रिसीव्ड और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये पेन आपको बेचा. ओके, पैसे नहीं लिए, मैंने बेच दिया, आपने खरीद लिया. तो बताओ, ये मेरे जो मैंने बेचा आपको, इज इट माई इनकम? इफ इट इज अक्रूवल सिस्टम देन इट इज माई इनकम, क्योंकि पैसे कल तो ले मैं, लेकिन आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, भले ही आपने मुझे पैसे नहीं दिए. अच्छा, आपने समझो मुझे 6 महीने बाद पैसा दिया, दैट्स ओके, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ अमाउंट, दैट इज नॉट इनकम अगेन. इनकम तो मेरा आज ही हो गया जब मैंने आपको बेचा. बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रूल क्या है कि आप जब भी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर देन इट इज सेल. तो यहां पर वैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है. सेम में अपोजिट देखिए, एक्सपेंस. व्हेन यू पे कैश देन इट इज एक्सपेंस. यहां पर ऐसा नहीं है. व्हेन इट इज इनकर्ड, पेड हुआ या नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अक्रूवल सिस्टम जो काम करता है वो वैसे काम करता है कि मान लो मैंने आपको काम पे रखा, आपने मेरा काम कर दिया, लेकिन मैंने आपको अभी तक पैसे नहीं दिए, तो भी ये मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि मुझे पैसा देना तो पड़ेगा ना. तो ये सिस्टम पे चलता है. मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने के बाद इनकम और एक्सपेंस बुक कर लेना है. वेट नहीं करना है कि पैसा आएगा तो इनकम, जाएगा तो एक्सपेंस, वो नहीं चक्कर है. तो अक्रूवल सिस्टम इस फंक्शन पर काम करता है. कैश सिस्टम फंक्शन किस पे काम करता है? पैसा आएगा तो इनकम, पैसा जाएगा तो एक्सपेंस, रिस्क रिवॉर्ड का चक्कर ही नहीं. तो जितने भी बड़े बड़े अकाउंटिंग, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, कंपनीज को तो बड़े छोटे कुछ भी रहने दो, कंपनीज आर सपोज टू फॉलो अक्रूवल सिस्टम. दे डोंट हैव चॉइस, उनको ये सिस्टम फॉलो ही करना पड़ता है. कंपनीज के लिए कंपलसरी, कंपनीज एक्ट में लिखा है. कैश सिस्टम, मान लो छोटा मोटा बिजनेस है, या आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे फॉलो कैश सिस्टम. तो अक्रूवल सिस्टम इज कंपलसरी फॉर कंपनीज, अदर दे हैव अ चॉइस. कैश सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द सिस्टम. हाउएवर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा देन इट इज अज्यूम्ड दैट कि आपने अकाउंटिंग अक्रूवल सिस्टम से की है. मतलब आपने अक्रूवल या मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया है अकाउंटिंग करते वक्त. अगर आपने कैश सिस्टम फॉलो किया है तो आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आई हैव डन अकाउंटिंग इन कैश सिस्टम. तो उससे क्लैरिटी आता है कि आपके इनकम और एक्सपेंस किस स्टाइल में बुक हुए. सो दिस इज वॉज द fundamental accounting assumption. Now coming back again, how many fundamental accounting assumptions are there, guys? So there are, one is going concern assumption, second is consistency, third is accrual. Can you see there? तीन है. तो ये तीनों को याद रखना है. शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो GAC, गैक.
सो गैग। याद रखना, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions रिक्वायर नो डिस्क्लोजर। वाई? बिकॉज इट इज assumed to have been followed. If you have not followed any of the fundamental accounting assumption, then it requires a separate disclosure. Are you clear with this? Okay, very good. चलो, तो ये था फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। एक पार्ट और कर लिया आपने। तो ये देखो, इस तरीके से लिखना है अपने को। ओके, डन, वेरी गुड। द वेरी लास्ट पार्ट, एक लास्ट लाइन में लिख देता हूं, देन वी विल डन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। AS1 क्या बोलता है? AS1 बोलता है ऑल सिग्निफिकेंट accounting policies used, basically they will use the word adopted in preparation of financial statement should be disclosed in notes to accounts which is a part of financial statement। ठीक है, in one place, ये बोलता है। एक सेकेंड, वन प्लेस बोलने का मतलब ये होता है कि जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने प्रिपरेशन में यूज करे हैं, सब के सब अकाउंटिंग पॉलिसीज नोट्स टू अकाउंट में एक ही जगह होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डिसाइड किया चलो हम लोग कोई क्रिकेट खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि पहले रूल्स डिसाइड हो जाए देन वी विल प्ले, और जैसे जैसे गेम खेलेंगे तब तब हम लोग रूल बनाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले रूल्स डिसाइड होगा, उसके बाद गेम खेलेंगे, क्योंकि बाद में चिटिंग नहीं होगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, हम दोनों सेम सेंस में खेलेंगे। तो वैसे ही सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज जितने भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त यूज किए हैं, वो सारे के सारे पॉलिसीज कहाँ होने चाहिए? एक ही जगह पे होने चाहिए, इन द नोट्स टू अकाउंट्स। आर यू क्लियर विद दिस? दिस इज सेड बाय AS1 एंड दे वांट यू टू डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब छोटे मोटे चिर्री मिर्री आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, दो मेन है विच कैन चेंज योर डिसीजन इफ नॉट डिस्क्लोज। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था। इसको आप जितनी बार देख सकते हैं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टेक्निकल मैंने किया हुआ है जानबूझ के, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं यही वर्ड्स आपको यूज करने हैं एग्जाम में भी। ओके, वेरी नाइस।